स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नैनोमीटर वॉर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हो क्या रहा है। तो आप जो भी प्रोसेसर देखते हैं उसका सबसे लेवल जो होता है, मतलब है क्या वो प्रोसेसर, उसे जनरली कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो एक बहुत बड़ा स्टैक बनता है जो आपके कंप्यूटर को चाहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को खोलिएगा आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर एल्गोरिथम्स मिलेंगे। एल्गोरिथम को खोलिएगा तो क्या मिलेगा, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलेगा। उसको खोलिएगा क्या मिलेगा, असेंबली लैंग्वेज मिलेगा। उसको खोलिएगा तो क्या मिलेगा, आपको मशीन कोड मिलेगा। उसको खोलिएगा, अब आप हार्डवेयर लेवल पे आ जा रहे हैं। अब आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मिलेगा, जैसे कि आपका x86 हो जाए या आर्म का आर्म आर्किटेक्चर हो जाए। तो समझिए आपको ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मिलता है। लेकिन अब आप हार्डवेयर पे आ चुके हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ये एक समझिए आउटपुट है माइक्रो आर्किटेक्चर का। जैसे कि आप सुनते होंगे कि इंटेल कॉफी लेक बना रहा है या AMD जेन बना रहा है। ये सब जो है ये है माइक्रो आर्किटेक्चर, मतलब ये सब मिक्स करके आपको ये रूल सेट को यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं आप। तो मतलब आप समझिए, आपको घर दिखा इंस्ट्रक्शन से आकर उसके नीचे उतारे, आपको ईंटा दिख गया। अब ईंटा बना किससे, मतलब मिट्टी में क्या लगा, तो वो है गेट और रजिस्टर से। मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना बाइनरी लॉजिक, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ। वो ऑन ऑफ करके सिर्फ ऐसा नहीं होता सिर्फ ऑन ऑफ करने से काम चलता, आपको बहुत सारी मेमोरी देनी पड़ती है। और एकदम लो लेवल में मेमोरी की बात करें, जैसे कि आप सुनते होंगे L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो वो सब गेट और रजिस्टर्स के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ये प्रोसेसर में खुद ब खुद होता है। और ये सब किससे बना होता है, ये सब अब तो आप लॉजिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, कि ठीक है ये लॉजिक रजिस्टर है, ये शिफ्ट रजिस्टर है। वो सब के अंदर घुस जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, वो सब के अंदर आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये समझना एकदम ज़रूरी है कि हार्डवेयर लेवल पे आप स्टार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से, उसके नीचे उतरते हैं आप माइक्रो आर्किटेक्चर में, उसके नीचे आप पहुंचते हैं गेट और रजिस्टर से, और उसके बाद आप फाइनली पहुंचते हैं ट्रांजिस्टर में। तो यहीं पे समझिए कि यहीं पे हम लोग सारा हुआ कर रहे हैं, यानी कि जो हम लोग का ट्रांजिस्टर है उसको दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं और बहुत छोटा किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके पास अच्छा रहे, अवेयरनेस अच्छी रहे, तो ये समझिए कि 10 माइक्रोमीटर, यानी कि जो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, वो 1971 में हमारा माइक्रो प्रोसेसर बनता था। 10 ये समझिए माइक्रोमीटर सबका होता था। फिर अब आते हैं 800 नैनोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर के अंदर जब घुसना शुरू हुए, ये हम लोग पहुंच गए थे 1987 में। तो अब हम लोग माइक्रोमीटर से नहीं नाप रहे, अब नैनोमीटर से नाप रहे हैं। लेकिन ये समझिए अर्ली डेज है, तो हम लोग बहुत बड़े बड़े नैनोमीटर्स में चल रहे थे, मतलब 800 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, तो बड़ा बड़ा नंबर था। फिर घटते घटते 2003 में हम लोग 90 नैनोमीटर पे उतर आए, यानी कि अब 100 नैनोमीटर से अच्छा, मतलब समझिए एक जीरो ही गायब कर डाले। फिर धीरे धीरे 2009 में जिस टाइम मैंने पहला कंप्यूटर लिया था, उस टाइम अगर बहुत पैसा रहता तो मैं 32 नैनोमीटर का इक्विपमेंट ले सकता। मेरा शायद 44 नैनोमीटर का है। 32 नैनोमीटर मार्केट में हिट कर जाता है 2009 में। अब आते हैं हम लोग 2012 में, जब पूरी दुनिया बूम हो जानी चाहिए थे, हमको लगता है डिले था शायद 8 साल का। तो वहाँ पे 22 नैनोमीटर मार्केट में हिट किया। और अब बात करते हैं 2018 में। 2018 में एक नया माइलस्टोन पहुंच गया कि एक और जीरो हटा डाले। अब हम लोग सिंगल डिजिट में उतर चुके हैं, यानी 7 नैनोमीटर पे। और 2020 में लैब पे अर्ली टेस्टिंग में 5 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स चिप्स पहुंच चुके हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी जिस स्पीड से सारे फाउंड्री सेमीकंडक्टर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, टारगेट है कि 2 नैनोमीटर तक उतार दिया जाए। मतलब कहिए अराउंड 2023 से 2025 के बीच में आपको 2 नैनोमीटर पे, यानी ये जो लेयर होता है फिजिकल लेयर जिसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसे उतना छोटा कर दिया जाएगा। उसमें मतलब एक जो स्विच है जो ऑन ऑफ हो रहा है, जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर कर रहे हैं, वो एकदम छोटा बनाया जाएगा। उसके बीच का जो गैप होता है, बैंड गैप, वो छोटा हो, या पूरा यूनिट ही 2 नैनोमीटर के अंदर, डिपेंड करता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन समझिए वो बहुत छोटा कर देंगे। तो यही इसी से हम लोग का नैनोमीटर वॉर स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं कि इतना छोटा उतार रहे हैं तो आपको बहुत सारा फजीयत आने लगेगा। और अगर आप इंटेल का बहुत पुराना खोजने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा पुराना रोड मैप को देखेंगे, तो उसमें इंटेल बात कर रहा था 2017-2018 में वो 10 नैनोमीटर में दे के आगे बढ़ने का सपना देख रहे थे। और अभी तक 10 नैनोमीटर मास प्रोडक्शन में नहीं पहुंच पाया उनके हिसाब से। मतलब डिफिकल्टी बहुत हुई। तो डिफिकल्टी आता कहाँ से, पहला ये समझिए लिथोग्राफी। मैंने इस पर पहले से ही वीडियो बना दिया। लिथोग्राफी यानी लाइट का इस्तेमाल करके जो आप एचिंग करके एक्चुअल कंडक्टर बनना, मतलब कोई थोड़े जाके ऐसे ऐसे यहाँ एक स्विच रखो ऐसे रखो, वैसे नहीं होता है। उसको लाइट का इस्तेमाल करके एच करके बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत फजीयत वाला होता है। और ये सब समझिए आप इतना छोटा कर दे रहे हैं कि नॉर्मल रेड लाइट ब्लू लाइट से काम नहीं चलेगा, अल्ट्रा वायलेट लेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्ट्रा वायलेट को रिफ्लेक्ट करना फजीयत होता है। मतलब समझिए वो मशीन का दाम आपका सीधे स्टार्ट होगा 100 करोड़ से, सस्ते वाले मशीन में। और जैसे आप बोलेंगे नहीं भैया हमको ऐसा मशीन चाहिए जो 5 नैनोमीटर को छू सके, वो लोग बोलेंगे अच्छा 3 करोड़ का, ये मतलब 3000 करोड़ का दो।
तो समझिए दाम बहुत बढ़ जाता है। लिथोग्राफी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाते हैं, ये आप डिज़ाइन में तो आप भावनाओं में बह रहे हो। डिज़ाइन आप कहाँ कर रहे हो? कंप्यूटर में कर रहे हो, कैड में कर रहे हो, आप अपना भावनाओं में बहते चले जा रहे हो कि अरे एक काम करते हैं ना 4 नैनोमीटर का, मतलब एक काम करते हैं 3 नैनोमीटर का बनाने में क्या है। लेकिन जब मतलब डिज़ाइन बनाने में, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने में बैंड बज जाती है। और यही इंटेल के साथ हुआ। डिज़ाइन के मामले में वो कब से 10 नैनोमीटर पर बैठे हुए हैं कि भाई ऐसा 10 नैनोमीटर बनाया जाता है, कब से बना के वैलिडेशन कर चुके हैं, मास प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समझिए। और शुरुआत होता है कोई भी चीज़ का मास प्रोडक्शन का सेमीकंडक्टर में, ये सिलिकॉन इंगेट से स्टार्ट होता है। और ये इंगेट काफ़ी प्योर रहता है, मतलब 99.999% तक प्योर रहता है। अब आपको सुनने में लग रहा है वो तो ऑलमोस्ट 100% हो गया। अगर आप एक एक एटम पे काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ 10 एटम पे बैंड गैप बनेगा, यहाँ 12वें एटम पे ऑफ स्विच बनना है, यहाँ 11वें नंबर पे कंडक्टर चैनल बनना है, तब आप समझ सकते हैं कि अब आप ऐसे जगह पे आ गए हैं कि एक भी एटम इधर से उधर हो गया, आपका वो नोड जो है काम नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे इम्प्योरिटी है। कितनी भी कोशिश की जाए 100% एब्सोल्यूट आप नहीं पहुंच सकते। ये बहुत नज़दीक आ गया, लेकिन अब इतना छोटा आप कर दे रहे हो कि एक एटम भी दाएं से बाएं हो जा रहा है और आपका सर्किट सुहा हो जा रहा है, तब यहाँ पे फेलियर रेट बहुत बढ़ने लगा। फिर आप जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं, जो जब एचिंग की जा रही है, जब वो एक्चुअल उस पर लिथोग्राफी से बनाया जा रहा है, लेयरिंग की जा रही है, उस टाइम गलती होने की संभावनाएं बढ़ते चली जाती है। क्योंकि कहने को आप मशीन से कर रहे हो, लेकिन कोई भी मशीन दुनिया में ऐसा नहीं बना है जो कोई भी काम मतलब 100% इफिशिएंटली करे। गलती होता ही है। लेकिन वही समझिए कि अगर आप मशीन को प्रोग्राम देते हो, भैया तुम 1 बिलियन ट्रांजिस्टर बनाओ, मशीन बोलेगा हम संभाल लेंगे, 1 बिलियन की 100% गारंटी लेते हैं। वहीं उसी मशीन को आप बोलते एक काम करो ना, 8 बिलियन डाल दो इसके अंदर, वो बोले भाई क्या क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अब बनाने का वो बना देगा, लेकिन फेलियर रेट बढ़ जाएगा। ये आप लोग बार बार सुनते होंगे, यील्ड रेट बहुत कम आ रहा है 5 नैनोमीटर का, 7 नैनोमीटर का। वो यही बात कर रहे हैं कि या तो उनका इनगेट इम्प्योरिटीज बहुत दिमाग खराब कर रहा है, कि या जब वो एक्चुअली बनाने बैठ रहे हैं तो चिप फॉल्टी निकल रहा है, मतलब निकला चिप, उसको टेस्ट स्टैंड में डाल के टेस्ट करने गए, स्वाहा, काम ही नहीं कर रहा फुल स्पीड का, बहुत डिफेक्ट आ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका मेन कारण होता है कि जैसे जैसे आप गैप, जो बैंड गैप को छोटा करते जा रहे हैं, वो इतना छोटा हो जाता है एक पॉइंट पे कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे लीक करने लगता है। लाइक मेरा मूड नहीं है रुकने का। और सेमीकंडक्टर का मेन खासियत यही होता है कि आप उसे ऑन ऑफ दोनों स्टेट में बिना फिजिकली मूव किए कर सकते हैं। तो ये जो ऑन ऑफ स्टेट वाला जो आप तिकड़म कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाओगे अगर वो अपने मन से ऑन ही रहेगा। आप उसको अगर ऑफ का सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं, तो उसका ऑन रहने या ऑफ रहने को तो सिर्फ कंडक्टर बन गया, सेमी कंडक्टर नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन टनलिंग। खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा कर दिए नैनोमीटर में, यानी कि 4-5 में भी होता है, तो डिज़ाइन का इस्तेमाल करके हम लोग सरफेस एरिया में कंट्रोल करते हैं ताकि वो इफेक्ट कम हो जाए। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट आने लगता है। इलेक्ट्रॉन बोलता है तुम दीवार लगाओ, चाहे तो कुछ भी लगाओ, हम आर पार चले जाएंगे। उसका बस वो लिटरली एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। क्वांटम टनलिंग इसे कहा जाता है। और इसीलिए एक हद से ज़्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता। ये फिजिक्स का लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं उस लिमिट के। जैसे समझिए, जैसे लाइट स्पीड एक लिमिट है, आप ऐसा पहुंच सकते हैं कि 90% पहुंच गया लाइट स्पीड के, 99% पहुंच गए, 99.9999 पहुंच गया, लेकिन कभी 100 नहीं होगा। वैसे यहाँ पे भी समझिए एक लिमिट है जिस लिमिट के अंदर हम लोग नहीं उतर सकते। और इससे समझ लीजिए कि ये एक हमेशा होता है कि शॉर्ट सर्किट का मतलब हर सिलिकॉन चिप में एरर्स होते हैं, हर में होता है। बात होता है कि उसमें कितना एरर्स है, मतलब कि मान लीजिए 1 बिलियन ट्रांजिस्टर डाला गया तो उसमें एक थोड़ा नौटंकी कर रहा है। आईएसए यानी जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसमें है फॉल्ट करेक्शन। जैसे कि आप मेमोरी में देखते होंगे, रैम सब में, सर्वर में जो लगता है, उसमें ईसीसी होता है, यानी कि फॉल्ट को करेक्ट करने का सिस्टम होता है। प्रोसेसर के अंदर भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फॉल्ट बहुत ज़्यादा आने लगे, मतलब एक दो बिलियन में फॉल्ट ही मार गया, आपका सिस्टम हैंडल कर लेगा। अब 50-60 ये मान ली एरर मारने लग गया, तब क्या करेंगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग कई बार सुनते हैं कि डिज़ाइन करने में क्या है, इंटेल के पास कब से डिज़ाइन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत दिक्कत होता है। ये एनवीडिया के साथ भी हुआ कि डिज़ाइन बना लिए, टेस्टिंग कर लिए, लेकिन जैसे ही मास प्रोडक्शन करना है, उनका फेलियर रेट इतना बढ़ गया कि उनको ग्राफिक्स कार्ड का दाम बढ़ाना पड़ गया। क्योंकि मतलब सिलिकॉन इंगेट का तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। आपने पेमेंट कर दिया, जितना भी करोड़ लगा इसका आपने पेमेंट तो कर दिया। अब इससे मान लीजिए आपसे 50 ही निकाल पाए, जबकि इसमें जगह 100 निकलना चाहिए था, तो आपका दाम तो उतनी बढ़ेगा। तो इसी कारण से डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर कोई नहीं भागता रहता है कि नहीं नहीं हम और छोटा करते हैं और छोटा करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप डिज़ाइन कर लिए, आप बना भी लिए, एक दो प्रोटोटाइप भी कर लिए, मास प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते, तो फ़ायदा क्या है? तो यही ये इतना आसान काम नहीं है जितना मतलब सोचने में, अरे इस साल जैसे 3G to 4G कूदना आसान है, ये उतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं इससे असर क्या पड़ता है आप पे और हमारे पे। अगर ये सब काम सही से हुआ, यानी कि नैनोमीटर का नंबर सही से, सब चीज़ सही सलामत तरीके से छोटा किया जाए, तो आपके पास एक फास्टर इक्विपमेंट आएगा। यानी ऑन ऑफ स्टेट जो है वो कितना स्पीड से हो पा रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा। उससे फ़र्क पड़ता है कि बिजली का कंजम्पशन घट जाएगा। इसीलिए आपका आजकल का मोबाइल फ़ोन इतना भरपुष्ट काम कर लेता है और सस्ता भी हो जाएगा। क्योंकि आप एक सिलिकॉन का ही मेन दाम होता है। और एक बार जब आप मशीन बना लिए, तो उससे आप बस प्रिंट कर रहे हो, मतलब समझिए प्रिंट फोटोकॉपी वाला मशीन कितना महंगा होता है, लेकिन एक बार आप बस
प्रिंटर खरीद लेते हैं, उसका फर 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 प्रिंट करते रहिए। वो लिथोग्राफी के साथ भी होता है। बस अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर देते हैं कि मतलब एरर रेट बढ़ जाता है, तब तक वो वही फ़ायदा होता है कि एक बार बनाने में जितना खर्चा हुआ उसके बाद सस्ता करते जाओ, क्योंकि ज़्यादा मतलब डिस्क तो उतना ही साइज़ का, जैसे 300 mm का डिस्क मान लीजिए आप ले रहे हैं, उतने का ही आप डिस्क करेंगे, लेकिन उसके अंदर कितने चिप्स रहेंगे वो नंबर बढ़ जाएगा, कुछ फिजिकली छोटा हो गया। तो इसी कारण से सस्ता भी हो जाएगा, इफिशिएंट भी हो जाएगा, यानी कम बिजली खाएगा, और फास्टर भी हो जाएगा, तेज भी हो जाएगा। तो हर मामले में बम बम हम लोग को फायदा होगा। और ये इकलौता टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये तीनों चीज़ एक साथ हो पाता है। जनरली हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे कि फास्ट और इफिशिएंट प्लेन बनाने जाएंगे वो महंगा बहुत हो जाएगा, इफिशिएंट और सस्ता बनाने जाएंगे वो धीमा बहुत हो जाएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री इकलौता है जिसमें ये तीनों चीज़ एक साथ चलता है। तो वही समझिए। और इसका एक फ़ायदा होता है कि ये नंबर टेक्निकली आपको अलाउ करता है सेम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को कंपेयर करने का। यानी कि अगर आपको कंपेयर करना है AMD को और इंटेल को, ये नंबर एक रफ आइडिया आपको दे सकता है कि कौन सा बेटर है। माइक्रो आर्किटेक्चर अभी भी अलग है, इसीलिए तिगड़म हो सकता है, लेकिन अगर रफली आपको देखना है तो ये नंबर शुरू में काफ़ी फायदेमंद तरीके से बता देता है कि अरे वो 10 नैनोमीटर वाला ये 14 पे है तो 10 वाला ही अच्छा होगा, या मान लीजिए ये 22 पे लटका हुआ है, ये 14 पे उतर गया, 14 वाला ही बेटर होगा। तो मतलब सिमिलर में होता है। ये बात एकदम समझना ज़रूरी है कि डिसिमिलर में आप कूद गए। जैसे कि आप लेते हैं X86 को कंपेयर करते हैं 7 नैनोमीटर का X86 को आप कंपेयर करते हैं, मतलब आर्म का 7 उससे नहीं मैच करेगा, दोनों में अंतर बहुत होगा, इसीलिए इंस्ट्रक्शन सेट मैच करना पड़ता है। तो इससे होता है ना, कंपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पुश करने लगती है इसमें। जैसे एप्पल के केसेस में भी होगा कि फर्स्ट 7 नैनोमीटर चिप बहुत बड़ी बात है। आप AMD का रोड मैप देखेंगे तो सीधा स्टार्ट किया था, जेन है 14 और 12 नैनोमीटर पे उतारे, फिर जेन 2 7 नैनोमीटर पे उतारे, जेन 3 7 नैनोमीटर पे है, और जेन 4 5 नैनोमीटर पर उतारते हैं, जिस पे अभी काम चल रहा है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि कायरन के बारे में जब डिस्कशन किया गया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट 7 नैनोमीटर फर्स्ट, मतलब एप्पल पता नहीं कैसे अपने आप को बार बार फर्स्ट बोलता है, हर मामले में बहुत झूठ बोल देता है मुंह खोल के, फर्स्ट है। अरे भैया दूसरे बना के चले गए हैं, फर्स्ट बोले जा रहे हो। बट वही समझिए कि इससे कई बार पे ऐसा होगा कि नहीं, लोग चूज़ करने लगते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये मोबाइल फ़ोन बोलता है कि हमारे पास 7 नैनोमीटर, दूसरा मोबाइल फ़ोन भले अच्छा हो लेकिन बोल देता है कि हमारे पास 10 नैनोमीटर। काफ़ी लोग बोलेंगे यार हम 7 नैनोमीटर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन एक समझ एक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। तो इसीलिए मार्केटिंग में आपको ये सब खूब दिखने लगे, इसीलिए मार्केटिंग में ये सब नंबर आपको देखने को आ जा रहा है आजकल, क्योंकि अब हम लोग उस जगह पे पहुंच गए जहाँ हर चीज़ लगभग गुड इनफ हो गया है। तो गुड इनफ के आगे आप क्या मार्केट करोगे, तो यही ये एक थोड़ा सा समझिए टूल किट आ जाता है। अब आते हैं हकीकत पे। अभी तो मार्केटिंग में थे, अब हकीकत पे आते हैं। आप ये समझिए ये सिर्फ एक फैक्टर है, खाली फैक्टर, इकलौता फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर, मतलब 100 फैक्टर लगते हैं उसमें से एक फैक्टर ये है। ये ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब आप डिसिमिलर आर्किटेक्चर को नहीं कंपेयर कर सकते। माइक्रो आर्किटेक्चर अलग अलग हो तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। प्लस आपको सबसे बड़ा ये समझिए कि आपको डिज़ाइन में पॉलिश खूब चाहिए होता है, यानी कि पाइपलाइन जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आप एप्पल का एक लैपटॉप लेते हैं जिसका पूरा स्टैक, यानी कि जो उसमें प्रोसेसर लगा है उसको, और भले प्रोसेसर को नहीं चले लेकिन प्रोसेसर पर चलने वाला जो आपका बूट लोडर है, उसके ऊपर जो मशीन लगी होती है, वो सबको, वो पूरा स्टैक को अगर कोई ऑप्टिमाइज कर देता है, वर्सेस आप एकदम बम बम इंटेल का ले लीजिए जिसमें एकदम भयानक प्रोसेसर, भयानक कूलिंग है, सब चीज़ है, लेकिन उसमें जो विंडोज़ चल रहा है वही स्वाहा है, तो आपको किस पे अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। हिसाब वही रहता है कि पूरा पॉलिश होना ज़रूरी है। और इसके कारण से ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये कई बार एक दूसरे चीज़ को छिपा देता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। अब प्रॉब्लम, माइक्रो आर्किटेक्चर जब तक कोई बैठ के PhD नहीं कर रहा है तो इसको समझ भी नहीं सकता। तो दो माइक्रो आर्किटेक्चर को आप नहीं डायरेक्टली कंपेयर कर सकते। जैसे कि इंटेल का कॉफ़ी लेक जो है 14 नैनोमीटर का है, AMD के पास भी था, ज़रूरी नहीं रहा कि कॉफ़ी लेक ख़राब था, क्योंकि माइक्रो आर्किटेक्चर अलग होता है। तो आपको कई बार हो सकता है कि जैसे कॉफ़ी लेक का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत हाई टाइम तक टिका रहा, मतलब समझिए Zen 2 तक को वो धो दे रहा था। Zen 2 में बस ये था कि मल्टी थ्रेडिंग में वो टिक पा रहा था, लेकिन सिंगल थ्रेडिंग में तभी धो रहा था। Zen 3 जाके समझिए वो ऑलमोस्ट 7 नैनोमीटर पर उतार डाले, तब जाके 14 वाले से भिड़ पा रहे थे, क्योंकि माइक्रो आर्किटेक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका अच्छा माइक्रो आर्किटेक्चर है, आप 10 में 7 वाले को धो देंगे, खराब है तो आप 5 में भी धुल जाएंगे 15 वाले से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और पुअर इंप्लीमेंटेशन समझ लीजिए ये सबसे बुरा चीज़ होता है। इंप्लीमेंटेशन जो लोग सही से नहीं कर पाते हैं वहीं पे लटक जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आजकल आप आर्म देखते हैं, तो आर्म ऐसा नहीं होता कि आर्म ने दे दिया प्रोसेसर, आर्म कोर्स बनाता है, मतलब समझिए एक तौर से माइक्रो आर्किटेक्चर समझ लिए, आई इंस्ट्रक्शन सेट और माइक्रो आर्किटेक्चर वो बना के रफली देता है। अब इसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे मान लीजिए सैमसंग बोलता है कि हमें इंप्लीमेंट करना है, तो वो करेगा, हम आर्म कोर्टेक्स का एक अल्ट्रा हाई पावर कोर डालेंगे, 3 मीडियम पावर डालेंगे और 4 एकदम लो पावर कोर डालेंगे। अब मान लीजिए इंप्लीमेंटेशन मैच कर जाता है, जैसे लोग एंड्रॉइड इस्तेमाल करना चाहते हैं, बम बम एक्सपीरियंस आएगा। नहीं मैच आता है, सब लोग बोलेंगे भले ये बहुत अच्छा प्रोसेसर, भले इससे बेटर कुछ बना ही ना हो, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन फेल हो गया स्वाहा हो जाएगा।
तो ये समझिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। दूसरा, कभी भी ये डाई श्रिंक जो होता है एक शॉट में नहीं किया जाता, हमेशा डाई श्रिंक पहले होगा, उसके बाद रिफाइनमेंट होगा। इसीलिए आपको जनरली हम मतलब इंटेल इसको कहता था टिक टॉक वाले में कि इंटेल एक काम करेगा 22 से 14 पे उतारा, वो टिक हुआ, फिर टॉक में क्या करेगा वही 14 नैनोमीटर को पॉलिश करेगा, तो उसे 14 प्लस बोल दिया जाएगा। तो ऐसा AMD भी करता है कि AMD Zen 2 बनाया, वो 7 नैनोमीटर पे उतार डाला, अब Zen 3 जो बनाया 7 नैनोमीटर को पॉलिश किया गया, ठीक है। ऐसे ये लोग 7 नैनोमीटर प्लस कह रहे हैं कि मतलब ठीक है, हमने बनाया, टेक्नोलॉजी रिफाइन की, सारा प्रोडक्शन इश्यूज को सॉल्व किया, अब हम लोग डिज़ाइन रिफाइनमेंट करते हैं कि ठीक है आ गया हॉर्स पावर, अब इसको ट्यून करते हैं। तो हकीकत में समझ लीजिए कि ये नैनोमीटर सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारा चीज़ कंट्रोल करे, और ऐसा भी नहीं कि इसे आप इग्नोर कर दें, लेकिन समझना जरूरी, ये वन ऑफ द फैक्टर है, नॉट दी ओनली फैक्टर। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो टाइटल्स, काफ़ी सारे आपको देखने मिल जाएगा कि एंड ऑफ मोर्स लॉ। तो हिसाब ये समझिए कि सिलिकॉन में अभी बहुत ज़िंदगी बचा है, भरपुष्ट ज़िंदगी बचा है, मतलब आप आराम से 10 से 20 से 30 साल तक आपको सोचना ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत जगह बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ डिज़ाइन इंप्रूवमेंट से मेन आपका फ़ायदा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के देते हैं, Zen 2 और Zen 3 दोनों एक्जैक्टली सेम नैनोमीटर का है, लेकिन Zen 3 मतलब अराउंड 15% फास्टर है। ऐसा क्यों हो गया? डिज़ाइन में उन्होंने इंप्रूवमेंट किया कि ये लोग इसमें पहले 2 छोटा कोर रखते थे, L3 कैश जिसे कहते थे, 16 MB का L3 कैश था, और हिसाब ये रहता था कि जब ये 16 MB का L3 कैश रखते थे तो मतलब इफिशिएंसी बहुत रहती है, जितना आप कैश बड़ा कर लेंगे ना आपका उतना स्लो होते जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा मेमोरी को रीड करना पड़ता है, तब एड्रेस पता चलता है, तब जाके खोज के निकालना पड़ता है, तो इसे बहुत बड़ा रखना नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन इनका डिज़ाइन में आया है, समझिए, इसीलिए बोला कि 2 स्टेप में होता है। पहले इन्होंने बना लिया कि हम क्या 7 नैनोमीटर पर काम कर सकते हैं, बना लिए, फिर आया लोगों का फीडबैक आया, डिज़ाइन डेवलपमेंट हुआ, सीखा है, एक काम करते हैं ना, L3 को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि L3 में साइड इफेक्ट होगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन इफिशियंसी बढ़ जाएगा, कि मतलब कोई भी जो समझिए कोर्स है डेटा निकाल सकते हैं। सिर्फ डिज़ाइन छेड़खानी की गई और ये 15% ऊपर पहुंच गए, और ऑब्वियसली इसके साथ और सारे भी चीज़ किए गए, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि एक डिज़ाइन इंप्रूवमेंट इनको इतना पावर दे सकता है सेम टेक्नोलॉजी पे। तो मान लीजिए ऐसे 50-60 को डिज़ाइन इंप्रूवमेंट किए गए तब, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन इंप्रूवमेंट पे बहुत जगह है। जैसे कि ये बनाया आईफोन बोल रहा हूँ, एप्पल M1 जो बनाया, उसमें डिज़ाइन इंप्रूवमेंट के ऊपर डिज़ाइन इंप्रूवमेंट, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है कि वाओ ये टेक्नोलॉजी एप्पल ने बनाया, लेकिन इंप्रूवमेंट के मामले में सब कंपनी का इंप्रूवमेंट ये मिला के बना रहे हैं। जैसे कि 16 कोर का न्यूरल इंजन दे दिया, भैया उनको समझ में आ गया न्यूरल इंजन हर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर बना दो। फिर समझिए कि आपको थंडरबोल्ट, USB 4 ये सब के लिए चाहिए, उनके लिए डेडिकेटेड कंट्रोलर दे दो। फिर मीडिया इनकोडिंग डिकोडिंग आपका मेन प्रोसेसर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इनएफिशिएंट होता है, उसके लिए डेडिकेशन हार्डवेयर दे दो। फिर समझिए एडवांस इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग हो जाए, इंक्रिप्शन के लिए सिक्योर ऑनक्लेव बना दिए एक डिपार्टमेंट, भैया तुम्हारा काम सिर्फ सिक्योरिटी है, तुम सिक्योरिटी पे फोकस करो। तो ऐसे ऐसे करके खूब सारे डेटा पॉइंट को जोड़ के तब लोग इसमें ऐसा जगह में पहुंच जाते हैं जहां पे कि हाँ अब ये M1 इतना कम पावर पे, बहुत ऐसी बात नहीं है 5 नैनोमीटर से नीचे नहीं आता, 3 नैनोमीटर तो लैब में कब का बन चुका है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये वन ऑफ दी लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड इतना अच्छा है कि वो धो दे रहा है। इसमें समझिए 8 कोर का GPU भी दे दे रहे हैं, 8 कोर का CPU भी दे दे रहे हैं, तो हर मामले से बैलेंस करना, इंप्रूवमेंट करने में अभी बहुत कैपेसिटी है। मतलब अभी ऐसा हम लोग एकदम नहीं कर सकते कि ओ 5 नैनोमीटर बना लिया अब और कुछ नहीं कर सकते, नहीं, अभी तो समझिए अभी आपकी गाड़ी खुली है, अभी तो आप मतलब समझिए बोर्ड एग्जाम पास किए हैं, तो ये समझना बहुत सही। और क्या पता कल को कोई पूरा न्यू आर्किटेक्चर ही आ जाए, जैसे कि RISC-V आर्किटेक्चर पे धीरे धीरे सब लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी नोटिस किया कि वेस्टर्न डिजिटल खूब पैसा डाल के इसका माइक्रो कंट्रोलर बना के अपने उस सिस्टम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने मतलब सॉलिड स्टेट मेमोरी में कंट्रोलर जो है वो ऑलरेडी RISC-V का डालने लगा है, बहुत सारी और कंपनी RISC-V इस्तेमाल करने लगी है। कल को मान लीजिए किसी को लगता है यार ये आर्म कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही अपना समझ के ये लोग चार्ज करें, मतलब जो लाइसेंसिंग फी कुछ ज़्यादा ही ये चार्ज करें, एक काम करो आर्म को हटा तो रहे, RISC-V ओपन सोर्स जैसे, और पहले से इसका इतना जगह इंटीग्रेशन हो चुका है, तो क्या पता कल को कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर आता है, बोलता है, जैसे मान लीजिए डेल या सैमसंग ये आके बोलते हैं, एक काम करो, जैसे इसमें आप देख रहे हो ना कि 8 कोर GPU भी डाल दिया है, CPU भी डाल दिया है, फिर ऑनक्लेव भी डाल दिया, ये सब है, एक काम करो इसके अंदर मेमोरी कंट्रोलर भी डाल दो, एक काम करो इसके अंदर रैम कंट्रोलर भी डाल दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब पहले से ही बनने लगा है स्ट्रक्चर, तो समझिए और इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अभी सिलिकॉन में लंबी लाइफ बची है। हाँ, बस अब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अब नहीं है, और डिज़ाइन इंप्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और माइक्रो आर्किटेक्चर देखिए आने वाले टाइम में 10-20 साल में पता चल जाएगा कि ये मतलब RISC-V टिक पाता है कि नहीं मार्केट में। तो इसीलिए अभी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आराम से सिलिकॉन के पास लाइफ है, भरपुष्ट लाइफ बचा हुआ है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपके सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनोमीटर वॉर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।